ओके क्लास, अब ये लास्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोएनर्जेटिक्स। और इसमें थोड़ी सी टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल लगेंगी, लेकिन ओवरऑल चैप्टर बहुत आसान है। बाकी थोड़ी सी टर्म्स मुश्किल हैं जो याद करने वाली हैं, जो अल्फाज हैं इसमें थोड़े से मुश्किल होंगे, तो वो आपको एज इट इज़ ऐसे याद करने पड़ेंगे। ठीक है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आपको पता है किस तरह करनी है। हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बायोएनर्जेटिक्स में। अच्छा, आपको पता है कि जैसे हर मशीन को चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अ, और आप लोग के पास जो आप बैटरीज वगैरह होती हैं उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और आप उसको ज़रूरत के टाइम इस्तेमाल करते हो, है ना, जो बैटरीज वगैरह होती हैं। इसी तरह हमारी बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को भी वर्क करने के लिए, फूड बनाने के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो हम भी जिस तरह बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है ना, हम बैटरीज में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। इस तरह हमारी बॉडी में भी, और प्लांट की ये पूरा जो चैप्टर है वो प्लांट के उस पर ज़्यादा रिलेट करेगा, तो मैं प्लांट की लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो प्लांट की बॉडी में भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, और हमारी बॉडी में भी इसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी जब प्लांट्स फूड बनाते हैं तो, और फूड ब्रेक होते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स और वगैरह इसमें, तो उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है। अब ये एनर्जी, सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी कहाँ से आती है इन कंपोनेंट्स में। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जो एनर्जी है वो उसका फर्स्ट सोर्स, यानी कि जो मेन सोर्स है, अगर मेन सोर्स की बात करूं, एक मिनट, अगर एनर्जी के मेन सोर्स की बात की जाए तो वो सन है। सन पूरी अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सन अगर नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। सन किस फॉर्म में एनर्जी देता है? लाइट एनर्जी की फॉर्म में। सन से क्या निकलती है? लाइट निकलती है, और उस फॉर्म में एनर्जी आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये सन है और इस सन से एनर्जी निकल रही है लाइट एनर्जी की फॉर्म में। और लाइट एनर्जी फिर प्लांट्स यूज करते हैं और उसे अपने केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में C6H12O6, याद है ना आपको, ग्लूकोज C6H12O6 उसमें कन्वर्ट करते हैं, और फिर उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। ठीक है, तो इस इन शॉर्ट हो ये रहा है कि सनलाइट से लाइट एनर्जी जो निकल रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है इन द एंड? जो लाइट एनर्जी निकल रही है वो इन द एंड किस में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में, क्योंकि प्लांट्स अपने लिए ग्लूकोज बना रहे हैं जो कि केमिकल कंपाउंड है, और उसका फूड है प्लांट का। और फिर उससे एनर्जी जो है वो मतलब उससे फिर एनर्जी बनती है। इसी तरह हीट एनर्जी जो है वो डैम्स वगैरह में यूज होती है, और डैम्स में मैकेनिकल एनर्जी के जरिए फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो इन शॉर्ट होता यह है कि हीट एनर्जी से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है। एनर्जी कहीं पे बनती हुई नजर आ रही है? नहीं, एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। कहाँ से प्रोवाइड होती है? सन से। कहीं पे बनाई नहीं जाती, और ना ही कहीं पे आप देख लो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आप जो हो वो केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में एक लॉ है, लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, पर उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बायोएनर्जेटिक्स होता क्या है ये मैंने आपको बताया। आप जब आप कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की कन्वर्जन पढ़ते हो कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होती है, तो इस स्टडी को हम लोग कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स। और एनर्जी, एनर्जेटिक्स का मतलब होता है एनर्जी से रिलेटेड, और बायो लाइफ, यानी कि लाइफ से रिलेटेड जितनी भी एनर्जीज हैं, यानी कि हमारी बॉडी और प्लांट की बॉडी में जो एनर्जी का
कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। हमारी बॉडी में कितनी कन्वर्जन हो रही है, जैसे प्लांट की बॉडी में आप देख रहे हो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो इसकी स्टडी, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो दिस इज नोन एज बायोएनर्जेटिक्स, यानी कि इसकी स्टडी अगर आप करोगे तो दिस इज बायोएनर्जेटिक्स, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब एनर्जी कन्वर्ट होती है उसकी स्टडी को बायोएनर्जेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब कैसे ये एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब होता ये है कि एक एटम है ए, ठीक है, एक एटम है ए, इसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर सपोज 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये एटम है बी, ठीक है, इसके पास, इसके लास्ट शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ए के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, बी के लास्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बी को जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके बुक की एग्जांपल है, तो जब ए ये देखता है कि बी को एनर्जी की जरूरत है, यानी कि बी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपने पास से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता है शेल से, और इस तरह से अलग हो जाते हैं, यहाँ से दोनों अलग हो गए, ठीक है, ये दोनों यहाँ से हट गए, ए का शेल खाली हो गया। अब जो एनर्जी होती है वो इसके अंदर स्टोर होती है, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी स्टोर होती है, और फिर बी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और बी अपने शेल में इनको रख लेता है, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी ए से कहाँ ट्रांसफर हो गई, बी के अंदर, यानी कि बी एटम, ए एटम से बी एटम में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। अब होता यह है, इस प्रोसेस को कहते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यानी कि ए पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है ना, ए से इलेक्ट्रॉन सारे बाहर निकल रहे हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जा रही है, और इसके अलावा जहाँ पे गेन हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो उस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि एटम ए पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, और एटम बी पे क्या हुई, रिडक्शन, क्योंकि एटम बी पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और एटम ए से लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी कहाँ चली गई, ए से बी के अंदर। इस तरह से जब किसी और एटम को जरूरत होगी तो बी से किसी और एटम में चली जाएगी, फिर उसके बाद ऐसे ट्रांसफर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस रिडॉक्स रिएक्शन अकर कंटिन्यूसली टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ये बात मैंने आपको बता दी कि इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, रेड फ्रॉम रिडक्शन, ऑक्स फ्रॉम ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है उसकी दूसरी साइड पे रिडक्शन भी हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब अब हम बात करते हैं एनर्जी करेंसी की, ठीक है। ये वाली बात इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल थी नहीं, कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। हमारी बॉडी में भी एनर्जी इसी तरह ट्रांसफर होती है, ठीक है। अब एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैसे एनर्जी करेंसी जो है वो एनर्जी करेंसी होती क्या है। अब जैसे बैटरी होती है, बैटरी को आप ज़रूरत के टाइम पे यूज़ करते हो, जैसे यूपीएस वगैरह हो गए, जब लाइट चली जाती है तो उस बैटरी का यूज़ होता है, यानी कि उस बैटरी में एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को आप यूज करते हो। तो इसी तरह से वो हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में भी एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जिसे कहा जाता है एटीपी। क्या कहा जाता है, एटीपी। आपको पहले भी पढ़ाया है मैंने एटीपी। अब एटीपी की फुल फॉर्म देख लें। एटीपी एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एनर्जी से भरा हुआ होता है, ठीक है। एटीपी एक तरह से समझ लो हमारे लिए बैटरी है, प्लांट्स के लिए हमारे लिए बैटरी है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ये इसकी फुल फॉर्म है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, ठीक है। तो एटीपी जो है वो ये वाला आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये एटीपी,
यानी कि ये पूरा एटीपी का स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है। एक एडेनिन का मॉलिक्यूल होता है, एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, एस लिख रहा हूँ मैं, एस फॉर शुगर, और 3 फॉस्फोरस यानी फॉस्फेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये तीनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एटीपी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटीपी का एक एलिमेंट बनाते हैं, और इसमें एनर्जी भरी हुई होती है। ठीक है, अब होता ये है कि जब, अब ये इसका स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा सा देख लें। एटीपी एटीपी में एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, जैसे ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है। इसी तरह बहुत सारी किस्म की शुगर होती है, तो यहाँ पे भी एक शुगर का मॉलिक्यूल है, कोई भी शुगर है। ठीक है, ये शुगर का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, और फिर उससे एडेनिन जुड़ा हुआ है। एडेनिन क्या है, ये आप जब आप डीएनए और क्रोमोसोम्स का डिटेल में चैप्टर पढ़ोगे क्लास 10th में, तो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो एडिन जिस तरह थायमीन मैंने आपको पढ़ाया था अभी चैप्टर नंबर 8 में, न्यूट्रिशन में थायमीन मैंने पढ़ाया था आपको कि वो क्या होती है, वो डीएनए का एक पार्ट होता है ना थायमीन, तो एडेनिन भी इस तरह से डीएनए का ही पार्ट है। ठीक है, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ लोगे, एडेनिन और थायमीन, इसी तरह और भी पार्ट्स होते हैं, ग्वानिन होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, ये सब पार्ट्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये एडेनिन भी डीएनए का पार्ट होता है, ये इससे अटैच होता है, बॉन्ड बना के रहता है, और फिर इसी शुगर से 3 फॉस्फोरस के एटम्स आके जुड़ते हैं, यानी कि फॉस्फेट के एटम्स आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये बना देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई क्यों कह रहे हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, और 3 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 फॉस्फोरस के एटम्स हैं। अब होता ये है कि जब एनर्जी बनती है ना, जब एनर्जी लिबरेट होती है, ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकलने से जो एनर्जी रिलीज हुई ना, वो किस फॉर्म में होती है, एडीपी की फॉर्म में होती है। एडीपी क्यों कह रहे हैं, एडीपी इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बस। किसके, फॉस्फेट के। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिर्फ 2, तो इस वजह से यहाँ पे डाई लिखा हुआ है, डाई फॉस्फेट। जब भी एनर्जी बिल्कुल स्टार्टिंग में निकलेगी, ऑक्सीडेशन हुई, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, इलेक्ट्रॉन निकला, एनर्जी रिलीज हो गई, तो अभी किस फॉर्म में है, एडीपी की फॉर्म में है। अब इससे एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, और फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि पहले वो एडीपी की फॉर्म में होता है, फिर एक और फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, एडीपी प्लस पी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए टी पी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एनर्जी का एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और जब अब हम इस बहुत सारे इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जमा करके रखते हैं, और जब जरूरत होती है तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इस्तेमाल कैसे होता है, वो यहाँ पे इसकी इक्वेशन दी हुई है, ये रही, कि इस एटीपी को वापस फिर तोड़ा जाता है किसमें, एटीपी के अंदर। ठीक है, एटीपी के अंदर वापस तोड़ा जाता है, और फिर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ये याद करने वाली वैल्यू है। कितनी एनर्जी, एक एटीपी के अंदर कितनी एनर्जी होती है, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। यानी कि जब आप एटीपी को तोड़ोगे, तो वो एडीपी में टूटेगा, और इसके अलावा एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल अलग हो गया, साथ में एनर्जी कितनी निकली, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, यानी कि जब भी आप जब भी आप एटीपी बनाओगे, एटीपी जब बनेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब बनेगा, तो उस वक्त तो बनाने की जरूरत होगी ना आप, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन के वक्त जो एनर्जी निकली, वो अभी हम उस एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो एनर्जी एडीपी की फॉर्म में है। ठीक है, वो उतनी अमाउंट नहीं है, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, और फिर हमें इसको एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एटीपी यहाँ से आके, मतलब इसमें इस एडीपी के साथ एक फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, और फिर एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर स्टोर हो जाता है। जब जरूरत होती है फिर वापस ये एटीपी एटीपी के अंदर टूटता है, फॉस्फोरस अलग हो जाता है, यानी कि फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज होती है कितनी, 7.3 किलो कैलोरी पर मोल।
ठीक है, अब आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अब आप यहाँ पे देख रहे हो इतनी सारी डिटेल लिखी हुई है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द, ये अब डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। फोटो का मतलब होता है, मैंने आपको वैसे बताया हुआ है, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, मेक करना। तो इसका मतलब लाइट के जरिए आप कुछ बनाते हो। वो क्या बनाते हो? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। Photosynthesis is the fundamental process in which basic organic molecules and O2 are produced for all biomolecules in living organisms. ठीक है, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपने इक्वेशन में पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके साथ लाइट एनर्जी जो कि सन से मिलती है, और क्लोरोफिल जो कि प्लांट में ऑलरेडी मौजूद होता है। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या बनता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है जो कि केमिकल कंपाउंड है। C6H12O6 एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और साथ में ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और इस तरह से जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। यानी कि लाइट एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। केमिकल बन गया ना, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई लाइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ फॉर्म है, कच्ची फॉर्म है। फिर इनको जब प्लांट्स एक तरह से पकाते हैं, अपने लिए खाना बनाते हैं, तो लाइट और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। और लाइट और क्लोरोफिल के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। और इस ग्लूकोज, ये उनका खाना बन गया। ग्लूकोज क्या है? शुगर है। शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। शुगर है ये एक किस्म की, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा। क्लोरोफिल जो होता है वो आपको पता है सिर्फ उन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, उन पार्ट में पाया जाता है जो प्लांट की ग्रीन होते हैं। ठीक है, आपको रूट्स में नहीं मिलेगा। आपको जो जो ट्रंक होता है, तना होता है, उसमें नहीं मिलेगा। जो ब्राउन कलर के एरियाज होते हैं वहां पे क्लोरोफिल नहीं होता। सही है, क्लोरोफिल सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट खुद कहाँ होता है? ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। ये आपको जब मैं आपको प्लास्टिड्स पढ़ा है तो उस वक्त मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, अच्छा। फिर ये जो ग्लूकोज बनता है, बहुत सारे इससे काम निकलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के जरिए बहुत सारे काम जो है वो प्लांट करता है। यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर के जरिए प्लस सनलाइट और क्लोरोफिल के जरिए फोटोसिंथेसिस हुआ, बन गया ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम मतलब ग्लूकोज को प्लांट्स एज अ स्टार्च यूज करते हैं, यानी कि फूड, प्लांट का फूड एज अ स्टार्च, मतलब प्लांट का फूड होता है ये। ग्लूकोज फिर क्या करता है? ग्लूकोज जो है वो जिस तरह से मैंने आपको बताया था ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है, जब वो ब्रेक होते हैं तो ग्लूकोज से एनर्जी निकलती है। तो इसी तरह से वो फैट्स के साथ जाके स्टोर हो जाते हैं, और स्टोर होके प्लांट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। मतलब प्लांट्स में बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ फैट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट नहीं होता जितनी हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, फिर ग्लूकोज के साथ जब नाइट्रेट्स आके मिलते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, और अमाइनो एसिड्स सिंपल मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, ग्लूकोज के साथ जब नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आके मिलेंगे तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारा डीएनए आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल। ग्लूकोज के साथ जब सुक्रोज आके मिलेगा तो वो स्टोरेज ऑर्गन्स बनाएगा, सीड, फ्रूट्स और ट्यूबर्स। ग्लूकोज की वजह से रेस्पायरेशन होती है, और जितनी भी एनर्जी बनती है वो ग्लूकोज की वजह से बनती है। तो इतने सारे काम तो ग्लूकोज करवाता है। तो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो प्लांट जिंदा ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इतने सारे काम करवाने के लिए प्लांट को इतनी सारी चीज़ों की मतलब इतने सारे काम करवाने के लिए प्लांट को ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। और ग्लूकोज खुद कहाँ से बनता है? फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस के लिए 4 एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल।
ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा तो प्लांट जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा इसको हम अभी करते हैं स्किप, ये थोड़ा सा एंड में पढ़ेंगे। पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे रेस्पिरेशन पे। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता। सांस लेने का इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग सांस लेने को कहते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जब जब फूड का एक मॉलिक्यूल बनता है और उसको ब्रेक किया जाता है। अब प्लांट की बॉडी में फूड है ग्लूकोज, ठीक है, बन गया फोटोसिंथेसिस से। अब प्लांट ने उसको यूज करना शुरू किया, यानी कि उसको ब्रेक करना शुरू किया, और किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। प्लांट को अब ग्लूकोज को ब्रेक करना है। प्लांट को क्या ब्रेक करना है? ग्लूकोज को ब्रेक करना है, ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक करना है। तो जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो उसमें से एनर्जी निकलेगी, और इस एनर्जी के निकलने के प्रोसेस को जब फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। दोबारा सुनने, फूड मॉलिक्यूल को, यानी कि जब फूड बन गया हमारी बॉडी में, जब फूड बनता है, फूड मतलब बनता तो खैर नहीं है, लेकिन जब हम फूड इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में फूड चला जाता है, फूड ब्रेक होता है, फिर उसमें से एनर्जी निकलती है, यानी कि फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन की वजह से एनर्जी निकलती है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। तो इन शॉर्ट में यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही थी, एनर्जी निकल रही थी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में भी आपको नजर आ रहा है, और प्लांट की बॉडी में इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लांट की बॉडी में भी जो है वो ये ग्लूकोज ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स बने, और एटीपी का मॉलिक्यूल बन गया, एनर्जी रिलीज हो गई, और इस एनर्जी को यूटिलाइज कर देते हैं। अच्छा, पहले जो है वो एडीपी बनता है, ये एटीपी बाद में बनता है। पहले एडीपी बनता है, फिर एटीपी बनता है, ठीक है, यानी कि ये एडीपी बन चुका होता है, यानी कि जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो बीच में कहीं ना कहीं एडीपी बन जाता है, फिर उसके साथ बाद में आके फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल आके जुड़ता है, फिर ये एटीपी में कन्वर्ट होता है। ये डायरेक्टली एटीपी नहीं बनता, पहले एडीपी बनता है। जब ये एनर्जी बनती है, नई नई रिलीज होती है, बीच में कहीं एडीपी बन जाता है, और फिर इसके साथ फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल आके जुड़ता है और एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ ये कि फूड ऑक्सीडाइज हो गया, फूड ब्रेक हो गया, और उसमें से एनर्जी निकल गई, और इस प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कितनी टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है? एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे फर्मेंटेशन कहा जाता है, होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं पहले। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे आप देख रहे हो, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ये फूड को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन की लाजमी जरूरत होती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो फूड ब्रेक नहीं होगा। फूड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन आती है तो फूड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी, ठीक है। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन है जिसमें रेस्पिरेशन कैसे होती है? विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट O2 लिखा हुआ है। ऐसी रेस्पिरेशन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसे फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं, कुछ फंजाई, कुछ एंडोपैरासाइट, यानी कि पैरासाइट जो कि किसी बॉडी के अंदर रहते हैं, एंडोपैरासाइट परफॉर्म करते हैं, और कुछ एनिमल्स भी के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी दो टाइप्स होती हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एसिडिक फर्मेंटेशन।
अब होता ये है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, अच्छा ये बैक्टीरिया फंजाई एरोबिकली भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन उनको किसी वजह से नहीं मिलती तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देते हैं। और ग्लूकोज जो होता है वो इनकी बॉडी में जब बनता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में। इथेनॉल क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है, और ये भी एक केमिकल कंपाउंड है। अब रेस्पायरेशन, जो नॉर्मल रेस्पायरेशन होती है उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इथेनॉल बनेगा वाटर की जगह, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही बनता है, और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी की फॉर्म में तैयार होती है पहले से। ठीक है, एडीपी बन चुका होता है, फिर वो एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ऑलरेडी। जैसे ही एडीपी बनता है फौरन उसके साथ आके फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है और वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एटीपी कभी भी आपको फ्रीली घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, एटीपी में फौरन कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और फिर इथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं, इथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं। ये जो इथेनॉल है ना, इसको अल्कोहल कहते हैं जब भी, क्योंकि ये बैक्टीरिया फंजाई के अंदर ये इथेनॉल बन रहा है, ग्लूकोज जब ब्रेक हो रहा है और विदाउट ऑक्सीजन हो रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन नजर आ रही है नहीं, तो एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा है, तो ये ग्लूकोज टूट जाता है और इथेनॉल में यानी कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पायरेशन है तो एनर्जी तो रिलीज होगी। तो ऐसी फर्मेंटेशन, ऐसी रेस्पायरेशन को अल्कोहलिक रेस्पायरेशन कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अच्छा, एसिडिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो कुछ एनिमल्स जो होते हैं अ, वो भी एरोबिकली रेस्पायर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सिर्फ एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, और यानी कि ये ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायर करेंगे तो ग्लूकोज टूटता है, लेकिन एसिड एक बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड भी एक किस्म का एसिड है, यहाँ पे एक एसिड बन रहा है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और ये एनर्जी जो है वो, ये लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला है, नीचे ये इसका इथेनॉल का ये फॉर्मूला है, इथेनॉल का ये फॉर्मूला है, और लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला है। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है इस तरह से जो है वो। आपने कभी नोट करा है कि जब आप बहुत तेज भागने लगते हो तो आपके मसल दुखने लगते हैं। होता ये है कि जब ग्लूकोज जो है, क्योंकि जब हम भागेंगे तो हमें एनर्जी की जरूरत होगी, और पहला सोर्स क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि पहले कार्बोहाइड्रेट हमेशा यूज होगा, और ग्लूकोज इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज जब यूज होगा तो इतनी जल्दी ऑक्सीजन तो अवेलेबल नहीं होगी हमारी बॉडी में, तो बहुत, क्योंकि हम भाग रहे हैं और कंटिन्यूसली भाग रहे हैं, तो ग्लूकोज जो है वो खुद ही टूटने लगता है बगैर ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन के बगैर जब टूटेगा तो एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड भी रिलीज होगा, और लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, और जब भी हमारे मसल दुखने लगते हैं, थक जाते हैं हम, ठीक है, ये रीज़न होता है हमारे हमारे मसल्स के दुखने का। हमारे मसल्स जब थक जाते हैं, ठीक है, वो ये रीज़न होता है। अच्छा, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, अल्कोहल बनती है, इथाइल अल्कोहल, जो शराब वगैरह जो होती है, बियर वाइन वगैरह, ये सब बेवरेजेस वगैरह इन्हीं से बनती है। हमारे कल्चर में तो ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर मुल्कों में एनारोबिकली रेस्पायर करवा के जो है वो रेस्पायरेशन, एनारोबिक रेस्पायरेशन के जरिए ये बनाए जाते हैं। इसके अलावा बेकिंग इंडस्ट्री में एनारोबिक रेस्पायर किया जाता है। कुछ केक वगैरह और ब्रेड्स वगैरह बनाने में एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाई जाती है, ताकि ब्रेड और केक बहुत सॉफ्ट बने। ठीक है, और इसके अलावा विनेगर वगैरह, विनेगर जो सिरका होता है, इनकी भी प्रोडक्शन इसी जरिए होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए
ये विनेगर बनता है। अच्छा बहरहाल अब एरोबिक रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, ये तो सिंपल अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये यानी कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, टूटेगा और एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये इसका पूरा प्रोसेस है। 3 हिस्सों में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एक होती है ग्लाइकोलिसिस, फिर होती है क्रेब्स साइकिल जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, फिर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये सुनने वाला है क्योंकि ये थोड़ा सा ये इसमें चीजें थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन इतना है नहीं मुश्किल, इसमें थोड़े नाम मुश्किल हैं तो उस वजह से आपको हो सकता है मुश्किल लगे। अच्छा, पहला होता ये है कि, अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा। अच्छा क्लास, तो एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लिखा हुआ है, यानी कि शुगर का ब्रेक डाउन, यानी कि जो ग्लूकोज बना है, जो यहाँ पे रेस्पिरेशन के जरिए जो ग्लूकोज बना है, अब उसको ब्रेक करना है। अब ये ग्लाइकोलिसिस, ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रखता है, साइटोसोल के अंदर होता है। साइटोसोल एक पार्ट है सेल का, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे हैं। ठीक है, ये सब इस तरह साइटोसोल भी एक सेल का पार्ट है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था, साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ, यानी कि जो सारा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस का है वो साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। और इसमें होता ये है, ग्लूकोज जो है इसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं, और ये किस में टूट जाता है, पायराविक एसिड के अंदर, जो कि 3 कार्बन एसिड है। यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पायराविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी भी रिलीज होते हैं। जब ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज टूटता है और वो पायराविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज किस में टूटा, ग्लूकोज किस में टूटा, पायराविक एसिड के अंदर। ग्लूकोज किस में टूटा, पायराविक एसिड के अंदर। और साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी भी रिलीज हुए, यानी कि एटीपी के 2 एलिमेंट रिलीज हुए। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा था, साइटोसोल के अंदर। ठीक है, अब फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन का ये दूसरा स्टेज है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर क्रेब्स साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो यहाँ पे पायराविक एसिड बना है ग्लाइकोलिसिस के जरिए, पायराविक एसिड जो बना है, अब ये कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ये ऑक्सीजन इस पायराविक एसिड को, पायराविक एसिड ग्लाइकोलिसिस, यानी कि साइटोसोल में क्या बना, पायराविक एसिड, ग्लूकोज से पायराविक एसिड बना। अब पायराविक एसिड जो है वो कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन की वजह से ये पायराविक एसिड अब टूट जाएगा किसके अंदर, मजीद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ठीक है, इसमें टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट जाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, NAD एंड FAD, ये दोनों एंजाइम है। ठीक है, NAD एंड FAD, ये दोनों एंजाइम है, एंजाइम। ठीक है, आई होप एंजाइम का मतलब आप लोग नहीं भूलें, एंजाइम, ये दोनों एंजाइम हैं। और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी NADH2 एंड FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के किस हिस्से में कन्वर्ट होता है, मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स याद है ना सबको, लिक्विड पोर्शन ऑफ सेल, ओ सॉरी, लिक्विड पोर्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है वो होता है मैट्रिक्स। तो ये क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर होती है। ठीक है,
जिसमें होता ये है कि पायराविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो एंजाइम्स होते हैं NAD और FAD, ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, NADH2 और FADH2 में। और ये पूरा प्रोसेस मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, फिर आखिरी स्टेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें ये होता है कि ये NADH2 और FADH2 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब निकोटीन अमाइड निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये NADH2 की फुल फॉर्म है, और FADH2 की फुल फॉर्म ये है फ्लेविनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस ATP। यानी कि अब ये जो NADH2 और FADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल में बने हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ATP के अंदर और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, क्रिस्टी के अंदर। और क्रिस्टी याद है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का फोल्डिंग, ये दिख रहा है आपको, ये फोल्ड है, ये क्रिस्टी है। और ये इसके अंदर लिक्विड होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है। और ये जो फोल्ड बने हुए ये क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। क्रेब्स साइकिल में यहाँ पे जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है, तो आखिर में क्या होता है, जो NADH2 और FADH2 बने होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ATP और H2O के अंदर। इस तरह से एनर्जी बनती है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये तो भी कुछ भी डिटेल नहीं है, जो अभी आप फर्स्ट ईयर में अगर आपको मेडिकल लेनी हुई तो आप फर्स्ट ईयर में डिटेल पढ़ोगे, वो ये तो कुछ भी डिटेल नहीं है। तो बहरहाल थोड़े से नाम मुश्किल है, लेकिन क्या करें, याद तो करने हैं। अच्छा, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एनर्जी बनती जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जब भी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ यूज होती है, जो रेस्पिरेशन की एनर्जी होती है, यानी कि एनर्जी बनती है, वो कहाँ कहाँ यूज होती है, देख लें। कोई नए मॉलिक्यूल्स बनाने हो तो तब एनर्जी यूज होती है। अगर आपकी बॉडी में कोई न्यू मॉलिक्यूल्स बनाने हो तो, या प्लांट की बॉडी में कोई न्यू मॉलिक्यूल्स बनाने हो, तब एनर्जी यूज होती है। सेल डिवीजन के वक्त एनर्जी यूज होती है, ग्रोथ के वक्त एनर्जी यूज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद है सबको, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने बार बार बताया हुआ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के वक्त एनर्जी रिलीज होती है, जब आप मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एक्सरसाइज करते हो, भागते हो, मसल्स वर्क करते हैं, जब एनर्जी यूज होती है। ये जो एनर्जी इतनी सारी बनी है, ये आपकी बॉडी में किस तरह यूज होती है। इसके अलावा नर्व इम्पल्स, हमारा ब्रेन से हमारे बॉडी के हर हर ऑर्गन तक सिग्नल्स जाते हैं, तो ये किसके जरिए जाते हैं, ये एनर्जी की वजह से जाते हैं। फिर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, किसकी वजह से रहता है, एनर्जी की वजह से रहता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस देख लें। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये वैसे। अच्छा ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में। और रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ATP में। ठीक है, रेस्पिरेशन में पहले फोटोसिंथेसिस से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और फिर रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी वही ATP में कन्वर्ट हो जाती है। फिर फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और रेस्पिरेशन हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट होगी तो होगा, और रेस्पिरेशन विदाउट लाइट हो सकता है, उसको किसी किस्म की लाइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, दिस इज द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट होता है और ये प्रोडक्ट होता है। जो बाद में बनता है वो प्रोडक्ट होता है, जो
प्रोडक्ट बनने से पहले वाली जो फॉर्म होती है वो रिएक्टेंट होता है, क्योंकि दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, इस वजह से इन दोनों को रिएक्टेंट कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट होते हैं, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्टेंट होते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लीजिएगा, लिखा नहीं है यहाँ पे। प्रोडक्ट आर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, जब भी रेस्पिरेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन वाटर हमेशा किस केस में निकलेगा, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, यानी कि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होगी तो वाटर निकलेगा, वरना अगर एनारोबिकली रेस्पायर करेगा तो क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड और या फिर इथेनॉल निकलेगा। अगर बैक्टीरिया फंजाई कर रहे हैं तो इथेनॉल निकलेगा, और कोई दूसरा एनिमल कर रहा है तो लैक्टिक एसिड निकलेगा, यानी कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब इस पे आते हैं। अच्छा क्लास, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं अब ये क्लोरोप्लास्ट एज लाइट रैपिंग एंड स्टोरेज ऑर्गेनेल। अच्छा, अब आपको बताया कि जब फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, आपने तो सिंपल इक्वेशन पढ़ ली ना कि कार्बन डाइऑक्साइड आई, साथ में वाटर आया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक साथ मिलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, और साथ में जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन ये सारा प्रोसेस जो है वो किसकी मौजूदगी में हो रहा होता है, लाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हो रहा होता है, ठीक है। अब होता ये है, अब ये इतना सिंपल नहीं है जितना आपको नजर आ रहा है, ये जो आपको पूरी डिटेल दी है ना इसमें, ये पूरा आपको समझ आएगा। अब आप देखें गौर से, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ऐसा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, और इतने सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये जो आपको कॉइन दिख रहे हैं, जैसे आपने कॉइन्स है ना, सिक्के होते हैं, सिक्कों का पहाड़ बना दो, मतलब सिक्कों को एक साथ एक के ऊपर एक रख दो, एक के ऊपर एक रख दो, एक के ऊपर एक रख दो, तो ये इस तरह की शेप बन गई है ना। तो इस तरह की शेप होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसे कहते हैं ग्रेनम, या कहा जाता है ग्रेना। क्या कहा जाता है, ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। और इसके अंदर भी एक लिक्विड सा मटेरियल भरा हुआ होता है हर जगह, और उसे कहा जाता है स्ट्रोमा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोमा। और ये जो बाहर मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइडल सॉरी, थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या थाइलाकॉइड कहा जाता है, ठीक है। अब ये तीन पार्ट्स हो गए इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उसी के अंदर ये क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, ये तीन पार्ट स्ट्रोमा हो गया, स्ट्रोमा लिक्विड मटेरियल, ग्रेनम ये कॉइन लाइक जो स्ट्रक्चर है जो इस तरह से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ग्रेनम, और थाइलाकॉइड यानी कि थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन जो इसको कवर कर रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होता ये है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, और डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। लाइट रिएक्शन का क्या मतलब है, इसमें लाइट की जरूरत होगी, और डार्क रिएक्शन का क्या मतलब है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती। इसका एक और नाम है केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, यहाँ पे सिर्फ मैं केल्विन लिख रहा हूँ बस, केल्विन और साइकिल की स्पेलिंग आपको पता है, केल्विन साइकिल भी कहते हैं डार्क रिएक्शन को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन। ये जो दो पॉइंट्स में बताया हुआ है 1 और 2 में, ये पहला 1 पॉइंट जो है वो लाइट रिएक्शन बता रहा है, और दूसरा पॉइंट बता रहा है जो डार्क रिएक्शन बता रहा है, ठीक है। हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पहले ये पार्ट समझ आ गए इसके। अब आपने ये देखना है कि ये होता क्या है इसमें। अब आपको पता है कि जब लाइट एनर्जी आती है, यानी कि लाइट एनर्जी जब आई सन से, और जब वो प्लांट्स की लीफ पे पड़ी तो क्लोरोप्लास्ट से उसका कांटेक्ट हुआ, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट एनर्जी
किस में यानी कि कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में, है ना। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये केमिकल एनर्जी किसके अंदर होती है, एटीपी के अंदर होती है ना। और एक और मॉलिक्यूल है NADPH2, निकोटीन अमाइड एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये इतना बड़ा नाम है, ये पूरा एनर्जी रिच कंपाउंड है, ये एटीपी और NADPH2, ठीक है। तो ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में, स्टोर हो गई। और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, किस स्टेट में होती है, एटीपी की स्टेट में और NADPH2 की स्टेट में, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस, ये लाइट एनर्जी का आना, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो थाइलाकॉइड में हो रहा होता है। यहाँ पे जो थाइलाकॉइड दिख रही है, ये मेम्ब्रेन में हो रहा होता है, थाइलाकॉइड में। ग्रेना के अंदर की बात नहीं कर रहा, क्वाइंस वाला जो स्ट्रक्चर है इसकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है ये रिएक्शन उसमें हो रहा होता है। साथ ही साथ ये क्योंकि लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट के बगैर ये हो ही नहीं सकता, लाइट नहीं आएगी तो केमिकल एनर्जी नहीं बनेगी, है ना। तो ये लाइट के इसी रिएक्शन के साथ साथ एक और रिएक्शन भी हो रहा होता है कि जो वाटर बाहर से आ रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक तो आ रही होगी, ठीक है, ये सनलाइट आ रही है, इसके अलावा वाटर भी आ रहा है, साथ साथ वाटर H2O, यानी कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स होते हैं, दो, और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। तो लाइट की वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये H अलग हो जाता है प्लस O अलग हो जाता है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव आइन बन गया और ये पॉजिटिव आइन बन गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि H2O आया, यानी कि वाटर भी आया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया। अब यहाँ पे देखो, होता ये है कि ऑक्सीजन तो बाद में ये कहाँ चला जाता है, ये प्लांट जो है ये इसको बाहर भेज देता है एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन तो बाहर चली जाएगी, और फिर हम उसको इस्तेमाल करेंगे O2 की फॉर्म में। फिर ये आयन की फॉर्म में नहीं होती, ये O2 की फॉर्म में होती है। और ये हाइड्रोजन जो बचा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर आई है, ये इसके साथ कंबाइन हो जाता है और ग्लूकोज बना देता है, C6H12O6, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो वाटर आया है, वाटर दो हिस्सों में टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाएगा, और मिलने के बाद ये ग्लूकोज बना देगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये जो वाटर टूट रहा है, वाटर का टूटना किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से। लाइट नहीं होगी तो वाटर नहीं टूटेगा, तो वाटर टूट रहा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिसिस। क्या कहा जाता है, फोटोलिसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब अभी मैंने पढ़ाया नीचे, लिसिस का मतलब देख लो दोबारा, ब्रेक डाउन। तो लाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो फोटोलिसिस यानी कि लाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है, वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। और ये भी कहाँ पे होता है, थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये बात आपने कर ली कि केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ओ सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और ये किस फॉर्म में है, एटीपी और NADPH2 की फॉर्म में है। साथ ही साथ वाटर जो आया है, वाटर टूट गया है, किसकी वजह से, लाइट की वजह से टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाहर चली जाती है, और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो कहाँ पे हो रहा होता है, थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन में हो रहा होता है, ठीक है। अब पहले हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर डार्क रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द लाइट इज यूटिलाइज्ड टू स्प्लिट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शुरू की डिटेल है, द टर्म लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इज यूज्ड ड्यू टू ड्यूरिंग दिस फेज फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। यानी कि लाइट एनर्जी आती है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।
साथ ही साथ वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है जिसको फोटोलिसिस कहते हैं। और ये फोटोलिसिस में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने में, और बाकी जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बना देता है। ठीक है। अच्छा, अब in chloroplast different pigments absorb light of different wavelengths. Among them chlorophyll is the main light capturing molecule in thylakoidal membrane which absorbs violet, blue and red light. अच्छा, आपको जो लाइट नजर आ रही होती है ना सन की, इसके अंदर बहुत सारी रेज होती हैं, बहुत सारी। अगर आपने रेनबो देखा है तो रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। तो ये जो लाइट होती है ना सनलाइट, ये नहीं 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो इसमें से जो वॉयलेट और ब्लू कलर होता है और रेड कलर, इन तीनों को एब्जॉर्ब किया जाता है क्योंकि ये तीन लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती हैं। और इसके अलावा मतलब लाइट का सारा कंपार्टमेंट, लाइट पूरी इस्तेमाल नहीं होती, लाइट के अंदर भी जो वॉयलेट, ब्लू और रेड कलर की लाइट होती है, जो ये एक साथ मिल जाती है, जब आप कलर को मिक्स करते हो तो दूसरा कलर बनता है ना। तो जो रेनबो के कलर्स होते हैं जब उनको साथ मिलाओगे, रेनबो में टोटल 7 कलर्स होते हैं। ठीक है। और उन 7 कलर्स को जब मिलाओगे तो वो सनलाइट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, मतलब सनलाइट बनाते हैं। और यानी कि उसमें से जो वॉयलेट कलर होता है, ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है, वो वाला स्ट्रक्चर जो है वो, यानी कि वो वाली लाइट जो है वो इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में। और ये वाला जो प्रोसेस, यानी कि जो आपके पास ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारा भी कहाँ पे हो रहा है, थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन में होता है। और ये थैलाकॉइड के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। थैलाकॉइड के भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ले जाने वाले। ठीक है। और इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं, कुछ कलर्ड मटेरियल होते हैं। और ये दोनों मिलके बनाते हैं फोटो सिस्टम। ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। और फोटो सिस्टम कहाँ पे होता है, थैलाकॉइडल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। ये 2 किस्म के होते हैं, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1, यहाँ पे लिखा हुआ है। फोटो सिस्टम 1 एंड 2 2 किस्म के होते हैं। ठीक है। ये रीजन आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपका अभी इतना लेवल नहीं है कि आपको पूरा रीजन बताया जाए। आपको सिर्फ ये इतना याद रखना है कि 2 किस्म के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड 2। ठीक है। पहले लाइट हमेशा फोटो सिस्टम 2 पे पड़ती है, फिर फोटो सिस्टम 1 पे पड़ती है। रीजन, फोटो सिस्टम 1 अब आपका ये सवाल होगा कि फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ती है तो इसको फोटो सिस्टम 1 क्यों नहीं कहते। तो इसका रीजन ये है कि जब डिस्कवर हुआ था ना, ये फोटो सिस्टम को डिस्कवर किया गया था, तो फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था, फिर फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ था। फिर बाद में ये पता चला था कि इस फोटो सिस्टम 1 पे जो हमने डिस्कवर किया है उसमें लाइट बाद में पड़ती है, पहले फोटो सिस्टम 2 पे लाइट पड़ती है, फिर फोटो सिस्टम 1 पे लाइट पड़ती है। ठीक है। और फिर रिएक्शन होते हैं। ठीक है। और फिर ये 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स बन जाते हैं, एटीपी और NADPH2। पूरा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होता है। इस फोटो सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते होते, एनर्जी ट्रांसफर करते करते, ये एक रिच कंपाउंड बना देते हैं, एटीपी और NADPH2। ठीक है, जो आपको ऊपर मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है। एडीपी पहले से, एडीपी इज द कंपाउंड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, ये पहले से मौजूद होता है, मैंने ये भी बताया हुआ है। फिर जैसे इसके साथ फॉस्फेट आके जुड़ता है, ये एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये एनएडीपी, एनएडीपी ये एनएडीपी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। और ये फिर हाइड्रोजन के साथ मिलके ये NADPH2 बना देता है। ठीक है। और ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं, इनमें एनर्जी मौजूद होती है। ये दोनों कंपाउंड्स होते हैं, ये लाइट रिएक्शन में ये 2 कंपाउंड्स बनते हैं, एटीपी और NADPH2। केमिकल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होती है। ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन द क्लोरोफिल ऑफ रिएक्शन सेंटर्स
reaction center receives energy. One of the electrons in chlorophyll A molecule leaves and jumps over the electron transport system. This energized energized electron moves from one electron carrier to next. The electron releases energy. When it comes down, this energy drives reaction and produce two energy rich compound. तो सिंपल बात है, इसको मैं आपको प्रिसाइज करके बता देता हूँ कि होता यह है कि जब सनलाइट आती है और क्लोरोफिल पे पड़ती है, क्लोरोफिल भी जाहिर सी बात है कुछ एटम से मिलके बना हुआ है। अब उस एटम में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ऑक्सीडेशन होती है। वो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन जब हुई तो इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कैरी होता 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 और ये एंड में एक मॉलिक्यूल बना देता है। दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी लेके घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन, ये आखिर में दो एनर्जी रिच कंपाउंड बना देते हैं जिसके अंदर एनर्जी होती है एटीपी और NADPH2। ठीक है, ये मतलब पहले एडीपी की फॉर्म में होता है, फिर ये एटीपी की फॉर्म में बन जाता है, एटीपी बन गया, फिर NADP, ये भी क्लोरोप्लास्ट में पहले से मौजूद होता है, ये एडीपी की फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, जो पूरा रिएक्शन हो रहा होता है ना, ये मैंने आपको बताया था कि जो आप इक्वेशन नीचे पढ़ रहे हो रेस्पिरेशन की, कि यहाँ पे जो एटीपी बना हुआ है पहले से, ये एडीपी पहले से मैंने आपको बताया था ना, कहीं पे पहले से ही मौजूद होता है, बीच में सारा प्रोसेस पहले से होता है, एडीपी फिर एटीपी के अंदर कन्वर्ट होता है। और जो एटीपी बन चुका है, ये और NADPH2 बन चुका है, ये दोनों पहले से मौजूद होते हैं। और फिर एटीपी के साथ फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है और NADP के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है और ये NADPH2 बना देता है, दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड हो गए। ये पूरा प्रोसेस लाइट की वजह से होता है, लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा। फिर आता है डार्क रिएक्शन, छोटा सा है। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहते हैं। इसमें होता ये है कि जो आपके पास यहाँ से भी देख लेते हैं, reaction in which captured solar energy transferred to glucose from ATP and NADPH2. It takes place in stroma in cyclic manner. During this phase, fixation of atmospheric CO2 also takes place to form organic molecules. अब देखें, यहाँ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में तो यानी कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH2 बन गया ना, अब इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है। अब ये केमिकल एनर्जी जो है, ये केमिकल एनर्जी दोबारा सुन लें, ये केमिकल एनर्जी जो है वो यूज होगी। अब इसको यूज करना है क्योंकि अब एनर्जी स्टोर है ना ATP और NADPH2 की फॉर्म में, अब इसको यूज करना है और यूज करके किस में कन्वर्ट करना है, ग्लूकोज में बनाना है। अब ग्लूकोज बनेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर टू ग्लूकोज, यानी कि जो सोलर एनर्जी आई थी वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और केमिकल एनर्जी अब इस्तेमाल हो रही है ग्लूकोज को बनाने में। और ये केमिकल एनर्जी किस में स्टोर हुई थी, ATP और NADPH2 की फॉर्म में। ठीक है, ये पूरा एक साइकिल है और इस साइकिल को कहते हैं केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, ये केल्विन और बेंसन दो नाम थे साइंटिस्ट के, दोनों ने डिस्कवर की थी साइकिल, तो इस वजह से साइकिल का नाम लिख दिया केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, और इस केल्विन साइकिल में चार चीजों की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये शुगर के साथ अटैच हो जाती है, पेंटोस शुगर के साथ ये अटैच हो जाती है। ठीक है, पेंटोस शुगर के साथ ये अटैच हो जाती है, यानी कि जो शुगर ATP, आपको आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, कहाँ गया, जो शुगर है ये ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, शुगर है। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर पढ़ाया था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, ये भी क्या था, शुगर था ना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, शुगर के स्ट्रक्चर ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे ये पेंटोस शुगर नाम है, पेंट का मतलब 5 होता है, पेंटोस का मतलब 5, यानी कि इसमें 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन वाली शुगर। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पेंटोस, जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है एयर से,
वो कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई, यानी कि किस में यूज हो गई, शुगर के साथ उसने बॉन्ड बना लिया और किस में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज में। सिर्फ जी लिख रहा हूँ मैं, ग्लूकोज में। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एंजाइम्स होते हैं, और ये जो एटीपी और NADPH2 बन गए हैं लाइट रिएक्शन से, उसकी जरूरत होती है। ठीक है, अच्छा, ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई इतना मुश्किल नहीं था ये, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं कि थोड़ी सी नाम मुश्किल हैं, लेकिन ओवरऑल ये बड़ा आसान सा छोटा सा ही था चैप्टर। और बराए मेहरबानी इसको सही तरीके से और तमीज़ से सुनिएगा, क्योंकि इसमें दिमाग में थोड़ी चीज़ें देर में जाके बैठती हैं। तो इस लेक्चर को कम से कम 4 से 5 बार सुनिएगा, जब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर आखिरी टॉपिक है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? लिमिटिंग फैक्टर यानी कि अब ये देखना है कि किन किन फैक्टर्स पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। फोटोसिंथेसिस की स्पीड, फोटोसिंथेसिस का रेट किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, अगर मैं बात करूं लाइट इंटेंसिटी की, यानी कि लाइट कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। लेकिन बहुत ज्यादा लाइट होगी तो फोटो, ऐसा नहीं होगा कि लाइट अगर अगर फॉर सपोज लाइट बढ़ा रहे हो तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लाइट और बढ़ा रहे हो फोटोसिंथेसिस और बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा बढ़ाते जा रहा हो फोटोसिंथेसिस की स्पीड बढ़ती जा रही है, कभी नहीं रुकेगी, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक वक्त आएगा कि आप लाइट बढ़ाना और मजीद बढ़ाओगे, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, जो स्पीड है, वो अब कांस्टेंट हो जाएगी, अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम करोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस की स्पीड कम होगी। ये ग्राफ बनाया भाई, देख रहे हैं लाइट बढ़ रही है, ये लाइट की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ लाइट इंटेंसिटी की। ठीक है, लाइट बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, एक वक्त पे आके वो बढ़ नहीं रहा है ना, एक वक्त आके वो इससे ज्यादा नहीं बढ़ा, अभी इतना ही रहेगा, थ्रू आउट ये इतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये बाकी एक्सपेरिमेंट है, इसको सिर्फ पढ़ लीजिएगा आप, ये पैसे तो नहीं पूछा जाता, बस इसमें वही बताया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट को करने का मतलब यही है, इसमें वही बताया हुआ है कि जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस का स्पीड होगी, उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस की रेट होगा। और एक वक्त आएगा कि लाइट आप बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस की स्पीड नहीं बढ़ेगी, अब रुक जाएगी, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है ना। ठीक है, अच्छा, ये चैप्टर आपका एंड हो गया है और आपका कोर्स जो हो गया है वो कंप्लीट हो गया है। अब बराए मेहरबानी आप लोगों का कोर्स मैंने यहाँ तक ख़त्म करवा दिया है, और अब आपका काम है रिवाइज करना। हर चैप्टर की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है, जो चैप्टर आपको सुनना है आपके पास अभी बहुत टाइम पड़ा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने पूरे पड़े हुए हैं आपके पास। मेरे ख्याल में आपके पेपर जो हैं वो जून वगैरह में हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वरना अगर अगर आपके पेपर अप्रैल वगैरह या मार्च वगैरह में भी होते हैं तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, 2 ढाई महीने भी पूरे हैं, आप आराम से कर सकते हो। और 9 चैप्टर हैं, आप आराम से कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले 19 चैप्टर होते थे, शुक्र करिए अब 9 चैप्टर हैं। अच्छा, बहरहाल अब मैं इस सेशन को एंड कर रहा हूँ। ओके क्लास,